हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता भारतीय इतिहास की प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जानी जाती है और सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन है वो हमें समकालीन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ तक हम कहें कि 18वीं शताब्दी में पेरिस में भी ऐसा नगर नियोजन है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन है वो आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है कि इस प्रकार का नगर नियोजन है वो उस काल के अंदर है, उन लोगों की इतनी बेहतरीन सोच थी। तो एक तो अब सबसे पहले नगर नियोजन के विषय में अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम नगर किसे कहेंगे, गांव किसे कहेंगे। तो नगर हम एक तो उसको कहेंगे जहाँ पर पूर्व प्लानिंग है, पूर्व योजना के अनुसार है, वो भवनों का निर्माण है, विभिन्न प्रकार की इमारतों का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, पूर्व योजना के अनुसार किया गया हो, तो उसको हम नगर कहते हैं। और दूसरा नगर की विशेषता ये है कि वहाँ के नगर की जो 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 अधिकांश जनसंख्या है वो, या नगर की बहुत बड़ी जनसंख्या वो गैर कृषि कार्य के अंदर संलग्न होनी चाहिए, और जैसे व्यापार, वाणिज्य, शिल्प वगैरह के अंदर है। और तीसरा, नगरों का आकार है वो गांव की तुलना के अंदर बड़ा होता है। और नगर की सुरक्षा के लिए वो फोर्टिफिकेशन है वो ज़रूरी है। और क्योंकि नगर के अंदर है वो एक प्रकार से सुरक्षा का मसला है वो ज़्यादा रहता है। लिपि का प्रयोग होना चाहिए और एक विकसित व्यापार जो 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 तंत्र है वो होना चाहिए। और नगर के अंदर सांस्कृतिक विविधता है वो होनी चाहिए, क्योंकि जो शहर गांव होता है उसमें एक ही तरह के लोग रहते हैं, जबकि नगर के अंदर विभिन्न विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न सामाजिक वर्ग के विभिन्न स्थानों के लोग आकर के बसते हैं, तो उनमें सांस्कृतिक विविधता वो मिलती है। तो ये जो 4-5 विशेषताएं हैं वो जहाँ मिलती है उसको नगर कहते हैं। और ये सभी विशेषताएं हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, वहाँ का जो शासकों का दृष्टिकोण है वो भी सिंधु सभ्यता के नगरीय जीवन के अंदर हमें दिखाई देता है, क्योंकि समकालीन सभ्यताओं में जो नगरों का निर्माण हुआ वहाँ पर सार्वजनिक महत्व के भवनों पर वो ज़्यादा ध्यान दिया गया। और जैसे मेसोपोटामिया में जिगुरात के निर्माण पे जो बहुत पैसा खर्च किया गया, मिस्र में पिरामिडों पर बहुत पैसा खर्च किया गया। आम सामान्य वर्ग का जो पैसा है वो इन भव्य भवनों के निर्माण के अंदर वो खर्च किया गया, जबकि सिंधु सभ्यता के अंदर ऐसे भवन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो सिंधु एक तो जिनके अंदर आम जनता का बहुत पैसा खर्च किया गया हो, और सिंधु सभ्यता के जो सार्वजनिक महत्व के जो भवन मिलते हैं उसमें सिंधु सभ्यता की जो समष्टिवादी दृष्टिकोण है वो दिखाई देता है। और जो भवन है उसके अंदर सौंदर्य व अलंकरण दिखाई नहीं देता सिंधु सभ्यता के भवनों में, अपितु उनमें एक रूपता हमें दिखाई देती है और उसमें उपयोगितावादी दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है, अर्थात उसमें सौंदर्य अलंकरण के स्थान पर मजबूती पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का ये जो शासक वर्ग का ये दृष्टिकोण है वो सराहनीय कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जनता का पैसा, आम जनता का पैसा है वो भव्य भवनों के अंदर है वो के सौंदर्य और अलंकरण पर है वो ज़्यादा खर्च नहीं किया, अपितु उन्होंने आम जनता की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का वो प्रयास किया। एक तरह से सिंधु सभ्यता के भवन निर्माण की एक विशेषता ये भी है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो भवन निर्माण हम देखते हैं तो उनमें हमें सिंधु सभ्यता के जो शासक वर्ग है उसका एक तरह से जो जो गुड गवर्नेंस है वो दिखाई देती है, क्योंकि जो सड़कें हैं उन पर अतिक्रमण हमें दिखाई नहीं देता है, इंक्रोचमेंट हमें दिखाई नहीं देता है। और जो भवन है उनको भवन की सुरक्षा की दृष्टि से उनके दरवाजे पीछे की ओर खुले हुए दिखाई देते हैं, हर भवन के अंदर है वो जल निकास प्रणाली है। तो इस प्रकार एक तरह से जो 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 भवन मिलते हैं, जो सिंधु सभ्यता के अंदर जो जो हथियार मिलते हैं, जो वो भी सुरक्षात्मक स्तर नहीं मिलते, इसका मतलब युद्ध प्रिय भी नहीं थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो सिंधु सभ्यता की एक विलक्षण विशेषता थी। और नगर नियोजन पर हम दृष्टिपात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन साधारणतः 2 भागों में विभाजित था। एक तो पश्चिम की दुर्गीकृत बस्ती थी जो अपेक्षाकृत ऊंची थी, और एक पूर्व की निचली बस्ती थी जो अपेक्षाकृत नीची थी। और इसमें जो, हालांकि ये सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन है वो 2 भागों में विभाजित था, लेकिन अपवाद स्वरूप है वो धोलावीरा के अंदर हम 3 खंडों में विभाजित नगर नियोजन मिलता है। और जो आपका जो लोथल है, चनुदुड़ है, उसमें एक ही टिल्ला हमें मिलता है। यह अपवाद स्वरूप है, लेकिन साधारणतः नगर नियोजन है वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक पश्चिम की दुर्गीकृत बस्ती जो अपेक्षाकृत ऊंचे स्थल पर बनी हुई थी, और एक पूर्व की निचली बस्ती है जिसपे सामान्य वर्ग के लोग हैं वो रहते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है, और ये जो 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 पश्चिम की जो दुर्गीकृत बस्ती है
उसके चारों ओर फोर्टिफिकेशन मिलता है। लेकिन कालीबंगा के अंदर हम देखते हैं कि निचली बस्ती और ऊपरी बस्ती है, दोनों के अंदर है वो सुरक्षात्मक प्राचीर हमें मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता की जो नगर नियोजन की जो दूसरी विशेषता है, एक तो 2 भागों में विभाजित था, दूसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि नगर नियोजन है में जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अर्थात सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर या ऑक्सफोर्ड पद्धति पर या जाल पद्धति पर हम कह सकते हैं बना हुआ था, जिसमें सड़कें 9 से 34 फुट तक चौड़ी सड़कें मिलती हैं और सड़कें मिट्टी की बनी होती थी और इन सड़कों के दोनों ओर वो भवन हमें मिलते हैं। तो दूसरी विशेषता हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन है वो एक प्रकार से समकोण पर काटती हुई सड़कों के द्वारा बना हुआ था। तो सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के विषय में जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें हमें पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, भवनों के निर्माण है उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग हमें मिलता है। जबकि समकालीन सभ्यता में हम देखते हैं कि मिस्र के अंदर है वो कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है और मेसोपोटामिया में बहुत अल्प मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। अर्थात आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हमें सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में देखने को मिलता है। जबकि समकालीन सभ्यता में ऐसा नहीं था। इसे हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता समकालीन सभ्यताओं से उच्च सभ्यता थी। तो इनके जो 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 मकान जो बनते थे, भवन बनते थे, उन भवनों में मकान बनाने की योजना एक आंगन पर आधारित थी। आंगन के चारों ओर है वो भवन दिखाई देता है और प्रत्येक भवन के अंदर एक स्नानागार हमें दिखाई देता है, एक रसोई घर दिखाई देता है और एक शौचालय दिखाई देता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो सफाई पसंद थे, स्वच्छता पर और सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। क्योंकि परवर्ती काल में भी इतिहास में देखते हैं कि हर मकान में हमें शौचालय और स्नानागार नहीं मिलते हैं, जो कि सिंधु सभ्यता के अंदर है वो हमें जो शौचालय और स्नानागार है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता के अंदर जो भवन के बारे में बताया कि उसमें सादगी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, अलंकरण पर ध्यान नहीं दिया गया है, अपितु उपयोगिता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन कालीबंगा एक अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो फर्श है वो हमें अलंकृत मिलती है। तो सिंधु सभ्यता के जो भवन निर्माण है उसमें सौंदर्य और कलात्मकता की अभिव्यक्ति के स्थान पर है वो अब जैसे मैंने बताया कि व्यवहारिक और उपयोगिता ज़्यादा यूटिलिटेरियन जो अप्रोच है वो ज़्यादा हमें दिखाई देती है। तो सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है वो हम जल निकास प्रणाली को मानते हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि तत्कालीन सभ्यताओं के अंदर हमें दृष्टिगत नहीं होती है। और जो हम कहें कि सिंधु सभ्यता में जल निकास प्रणाली के अंतर्गत जो गंदे पानी की निकासी के लिए है वो नालियाँ बनी होती थी, जो कि ऊपर से पत्थर या ईंटों के द्वारा है वो ढकी होती थी, पत्थर या ईंटों के द्वारा वो ढकी होती थी। तो इस प्रकार और जो नालियों के अंदर है वो कचरा नहीं फंसे, लगातार पानी का बहाव बना रहे, इसके लिए है वो एक प्रकार से जो मेन होल है वो बने होते थे और जो बाहर जो पानी है वो भी एक खड्डे में गिरता था, सड़क पे ऐसे नहीं गिरता था। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है उसके अंदर हमें एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण जो एक ड्रेनेज सिस्टम है वो सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो हम कह सकते हैं। और यहाँ की जो सड़कें हैं जिसमें 2 गाड़ियाँ हैं, बैलगाड़ियाँ एक साथ गुजर सकती थी, 9 से 34 फुट सड़कें होती थी, सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। और जो भवन मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो उसकी जो छत है जो ईंटों की बनी होती है, उनकी जो छत है वो एक प्रकार से लकड़ी की बनी होती थी, जो वर्तमान में दिखाई नहीं देते। और भवन है वो 2 मंजिले तक होते थे और जो भवनों के अंदर है वो एक तरह से सार्वजनिक मार्गों पर वो अतिक्रमण हमें दिखाई नहीं देता है, जो सिंधु सभ्यता की एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमें दिखाई देती है। तो जैसे मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता के भवन में हमें अलंकरण और उनमें विविधता नहीं है, एक रूपता एक तरह से दिखाई देती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो सोच था एक प्रकार से व्यावसायिक नगर थे, उनमें व्यापारिक चेतना ज़्यादा थी। सुंदरता के स्थान पर वो उपयोगिता को है वो ज़्यादा बल देते थे। जबकि कई इतिहासकार इसकी परंपरावादी दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं, लेकिन क्योंकि व्यापार प्रधान सभ्यता थी तो इस आधार पर है उनका ये सोचना है वो काफ़ी हद तक सही था। पक्की ईंटों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के भवनों में किया गया है, जबकि मेसोपोटामिया में बहुत कम मात्रा में मिलता है और मिस्र में तो मिलता ही नहीं, कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। तो सिंधु सभ्यता की जो जैसे मैंने जल निकास प्रणाली बताई एक अनूठी विशेषता थी जो समकालीन सभ्यताओं के अंदर हमें नहीं मिलती है। और इसमें जो नालियों के बीच में जो सोस गर्त है वो हमें मिलते हैं, ये जिसको काम कहे कि मेन होल मिलते हैं, जिससे कि कचरा है वो निकाल दिया जाता था। तो इस प्रकार की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमें परवर्ती इतिहास के अंदर है वो 17वीं-18वीं शताब्दी तक है वो हमें नहीं मिलती है। और सिंधु सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग किया गया वो ईंटों का अनुपात है वो भी एक मानकीकरण के आधार पर किया गया, 4:2:1 है।
की ईंटें हमें मिलती हैं, और ईंटों के अंदर भी जो कोनों मकान के किनारों पर और कोनों पर लगाने के लिए जो ईंटें हैं उसके अनुसार वी आकार की जो ईंटें हैं वो हमें मिलती हैं। तो ईंटों का मानकीकरण है वो सिंधु सभ्यता की एक अपूर्व विशेषता मानी जाती है। और जबकि जो विशाल स्नानागार जहाँ पानी लगातार रहता था, तो वहाँ पे है वो जिप्सम और जो बिटुमिन है उसका प्रयोग किया गया था, जिससे कि जो स्नानागार है या जो जो उसके अंदर वो पानी न भरे। तो ये एक सिंधु सभ्यता का एक वासियों का एक उच्च दृष्टिकोण है, वो हमें दिखाई देता है। और जो भवनों के जो दरवाजे हैं वो एक प्रकार से मध्य में न होकर के किनारे पे होते थे, और ये लकड़ी के बने होते थे जिसके अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते। इसका कारण ये था कि भवन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा है वो काम में लिया जा सके, और भवनों के जो दरवाजे और जो खिड़कियां हैं वो मुख्य सड़कों पर न खुल करके वो गलियों में खुलती थी। और इसका ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से किया गया होगा, जिससे कि एक प्राइवेसी की दृष्टि से किया गया, जिससे कि भवन का जो मुख्य भाग है वो मेन सड़क पर है वो दिखाई न दे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो नगर नियोजन है उसके अंदर हम एक विशेषता ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक भवन दूसरे भवन के बीच के अंदर है वो जगह होती थी, जिससे कि पड़ोसियों का जो विवाद है उसकी संभावना वो नहीं हो। और खिड़कियाँ नहीं मिलती है, रोशनदान है वो सिंधु सभ्यता के भवनों के अंदर मिलते हैं, लेकिन खिड़कियाँ नहीं मिलती हैं। उसका अंदाज़ा ये लगाते हैं कि जो जालियाँ होती होंगी, एल्बस्टर की जालियाँ होती होंगी, वो खंडित हो गई होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो छत है वो सरकंडों को बिछा करके, चटाई की तरह बिछा करके उस रस्सी से गूंथा जाता था, और फिर उसके ऊपर मिट्टी है वो डाल दी जाती थी। तो इस प्रकार हमें सिंधु सभ्यता की समतल सड़कें हैं वो जो छत है वो देखने को मिलती है, और भवन है वो 1 से 2 मंजिले भी देखने को मिलते हैं। और मकान है वो प्राय थोड़े ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, और मकान के चारों ओर है वो एक प्रकार से ऊंचे चबूतरे बनाने के पीछे जिससे कि जल जो बरसात के अंदर है वो पानी अंदर नहीं जाए, और एक तरह से जो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाना स्वाभाविक था। तो इसमें सिंधु सभ्यता की विभिन्न भवनों की बात करते हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, जिसमें स्नानागार है, अन्नागार है। वो मोहनजोदड़ो की एक विशाल वो हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण संरचना वो कह सकते हैं। हड़प्पा के अंदर अन्नागार हमें मिलते हैं, श्रमिक आवास मिलते हैं, लोथल के अंदर डॉकयार्ड मिलता है, और धोलावीरा जो सिंधु सभ्यता का एक आदर्श नगर है वहाँ पे हमें सिंधु सभ्यता के जो स्टेडियम है उसके अवशेष हमें मिलते हैं। एक विश्व का सबसे प्राचीन जो श्यामपट्ट है वो हमें मिलता है। सबसे बड़ी अक्षर है वो सबसे बड़ी 10 अक्षरों के जो लिपि के जो अक्षर है वो सिंधु सभ्यता के जो हमें धोलावीरा के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा 16 जो पत्थर के बने हुए जलाशय में मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता का एक आदर्श नगर है वो धोलावीरा को कहा जा सकता है। चंद्रदुर्ग के अंदर है वो मन के बनाने का कार्य, और लोथल के अंदर है वो एक डॉकयार्ड है वो हमें मिलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन है वो एक प्रकार से है वो एक अद्भुत था। और उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता भारतीय इतिहास की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, और इसको भारत की प्रथम नगरीय क्रांति है वो कहना है वो काफ़ी हद तक उचित प्रतीत होता है। तो इसके दूसरे पहलू की चर्चा हम नेक्स्ट व्याख्यान करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।